हेलो YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम नया पाठ लेके आए हैं, विश्व जनसंख्या की संरचना। पाठ है 4, पाठ नंबर है 4, जिसमें विश्व की जनसंख्या की स्ट्रक्चर संरचना के बारे में हम बात करेंगे। देखो, जो विश्व की संरचना की बात करें उसमें दो प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। एक होते हैं कार्यशील, जो व्यक्ति कार्य करते हैं, और एक होते हैं आश्रित व्यक्ति, जो कार्यशील व्यक्तियों पर आश्रित होते हैं। देखो, जनसंख्या संरचना है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है 0 से लेकर 14 वर्ष तक, दूसरा है 15 से लेकर 64 वर्ष तक, कई जगह 60 वर्ष दे रखा है लेकिन 64 वर्ष तक अधिकतर यही मान्य है। और तीसरा है 65 वर्ष से ऊपर, 65 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति। विश्व जनसंख्या संरचना में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक होते हैं आश्रित, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। दूसरे होते हैं क्रियाशील जनसंख्या, जो स्वयं क्रिया करती है और इन आश्रित व्यक्तियों की भी पूर्ति करती है। देखो, 0 से 14 वर्ष तक जो छोटे बच्चे हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, और 15 से 64 तक जो कार्यशील व्यक्ति हैं, कार्यशील युवा, इसमें युवा और प्रौढ़ दोनों को शामिल किया जाता है। 15 से लेकर 64 वर्ष तक के व्यक्ति ही कार्यशील होते हैं। यही किसी देश के आधार होते हैं। कोई भी देश इन्हीं पर ही आश्रित रहता है, और ये दोनों भी इसी वर्ग पर, दूसरे नंबर वाले वर्ग पर ही आश्रित रहते हैं, क्योंकि केवल यही एक वर्ग है जो कार्य करता है और क्रियाशील रहता है। बाकी ये दोनों वर्ग क्या होते हैं, इस पर आश्रित रहते हैं। 0 से 14 वर्ष तक जो वर्ग आता है इसमें बच्चे आते हैं। 15 से 64 तक नवयुवक होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, ये कार्यशील होते हैं। और तीसरे नंबर पर 65 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, ये दोनों आश्रित वर्ग हैं, जो इस दूसरे वर्ग कार्यशील वर्ग पर आश्रित रहते हैं। किसी भी देश के विकास के स्तर को मापने के लिए वहां की जनसंख्या संरचना का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहां की जनसंख्या संरचना से हमें ये निष्कर्ष में निकल जाता है कि वहां पर कितने नवयुवक हैं, कितने व्यक्ति वृद्ध हैं, और कितने बाल मतलब बच्चे हैं। तो जहां पर जितने व्यक्ति कार्यशील होंगे, नवयुवक होंगे, युवा और प्रौढ़ होंगे, वह देश विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। देखो, 2014 के अनुसार विश्व में 6.8%, विश्व में 6.8%, विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्धों की है। पूरी दुनिया में अगर 100 व्यक्ति है उसमें से 7 व्यक्ति तो बूढ़े व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो अगर 100 व्यक्ति है उसमें से 6.8 मतलब 7 व्यक्ति तो क्या है, बुजुर्ग हैं। देखो, विश्व में सर्वाधिक बुजुर्ग व्यक्ति यूरोप में,
सर्वाधिक बुजुर्ग व्यक्ति यूरोप में निवास करते हैं 14.6%। दूसरा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 12.5%। तीसरा है एशिया, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी बात चल रही थी 2014 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों की। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 6.8% व्यक्ति वृद्ध हैं। अगर 100 व्यक्ति हैं उनमें से 7 व्यक्ति पूरी दुनिया में बूढ़े व्यक्ति हैं। अब अगर महाद्वीपों की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति यूरोप महाद्वीप में निवास करते हैं। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति यूरोप महाद्वीप में निवास करते हैं जो 14.6% है। इसका कारण यह है कि यहाँ की जो स्वास्थ्यप्रद जलवायु है और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके कारण आयु में वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उम्र तक जीवित रहता है। यही कारण है कि विश्व में सर्वाधिक बूढ़े व्यक्ति यूरोप में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में 12.5% व्यक्ति वृद्ध है। एशिया की बात करें तो एशिया में लगभग 6 व्यक्ति 100 में से 6 व्यक्ति वृद्ध होते हैं, मतलब 6% व्यक्ति वृद्ध है। और वहीं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम वृद्ध व्यक्ति पाए जाते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित विस्तार नहीं है, निम्नतर जीवन स्तर है, खाद्यान्न की समस्याएं हैं। इसी कारण वृद्ध व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर सबसे कम वृद्ध व्यक्ति हैं अफ्रीका महाद्वीप में तो यहाँ पर सर्वाधिक नवयुवक युवा व्यक्ति पाए जाएंगे। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों की देश के हिसाब से बात करें तो विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति देश के हिसाब से सबसे बूढ़े व्यक्ति जापान में पाए जाते हैं। जापान की जो कुल जनसंख्या है उसका 18.27% 18.27% बूढ़े व्यक्ति पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो जापान की जलवायु है वह रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ पर जो औसत आयु है वो भी लगभग 80 वर्ष के आसपास है। इसी कारण विश्व में सर्वाधिक जो वृद्ध व्यक्ति हैं देशों के हिसाब से जापान में पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो तीनों देश हैं ये यूरोप के हैं। जापान एशिया महाद्वीप का है और उसके बाद सर्वाधिक जो बूढ़े व्यक्ति हैं जर्मनी में 17.17%, फ्रांस में 16.21% और ब्रिटेन में 15% व्यक्ति वृद्ध पाए जाते हैं। ये विश्व के विकसित देश हैं और यूरोप में आते हैं। यूरोपीय जो लोग हैं उनकी औसत आयु बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वृद्ध व्यक्ति पाए जाते हैं। अब बात करें तो विश्व की लगभग 35% जनसंख्या युवा है। विश्व की 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 लगभग 35% जनसंख्या युवा है, जवान है।
100 व्यक्ति है उसमें से 35 व्यक्ति विश्व में जवान पाए जाते हैं। देखो सर्वाधिक जो युवा की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में सबसे कम वृद्ध व्यक्ति पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक युवा व्यक्ति अफ्रीका में पाए जाते हैं। सर्वाधिक युवा व्यक्ति अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद एशिया। देखो जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित विकास नहीं होगा तो बाल जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित विकास नहीं है, इसलिए व्यक्ति औसत आयु से पहले ही काल के ग्रास बन जाते हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी कुपोषण के कारण, कई तरह की बीमारियों के कारण अल्पकाल में ही गुजर जाते हैं। इसी कारण विश्व में सर्वाधिक युवा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान है दक्षिण अमेरिका का और तीसरा स्थान है युवा व्यक्तियों में एशिया का। उसके बाद हम व्यक्तियों को 3 आयु वर्ग में बांटते हैं। पहला है बाल आयु वर्ग, दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग। इन तीनों के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि बाल आयु वर्ग 0 से लेकर 14 वर्ष तक होता है। जो भी कोई जन्म से लेकर 14 वर्ष तक होता है उसको बाल आयु वर्ग में रखा जाता है। 15 से लेकर 64 वर्ष तक उसको वयस्क आयु वर्ग में रखा जाता है। और वृद्ध आयु वर्ग में जो 65 वर्ष से जो भी ऊपर का व्यक्ति होता है उसको वृद्ध आयु वर्ग में रखा जाता है। देखो जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित विकास होता है वहां पर वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में बूढ़े व्यक्ति अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर बाल आयु वर्ग के जो बाल आयु वर्ग है वो कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि विकसित देशों में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण बाल आयु वर्ग के जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में होती है। उसके बाद वयस्क आयु वर्ग होता है। तो ये आपके सामने वर्गीकरण है। बाल आयु वर्ग 0 से लेकर 14 वर्ष तक, वयस्क आयु वर्ग 15 से लेकर 64 वर्ष तक और वृद्ध आयु वर्ग 65 वर्ष से ऊपर के होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये दोनों आश्रित वर्ग हैं। बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग एक आश्रित वर्ग है, ये वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होता है। ये दोनों वर्ग वयस्क आयु वर्ग पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। मतलब देश के विकास में ये दोनों वर्ग कोई काम नहीं करते, केवल आश्रित रहते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति पेंशन लेते हैं, छोटे बच्चों का हम समुचित विकास करने के लिए पढ़ाई लिखाई सभी काम, तो ये दोनों वर्ग क्या है? आश्रित वर्ग है। जो भी कार्यशील वर्ग है वह वयस्क आयु वर्ग है।
लिंगानुपात की बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि महिला और पुरुष का स्तर क्या है। विश्व में दो तरह से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। जहां पर स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है, और जहां पर पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। हम भारत की बात करें, भारत में 1000 पुरुषों पर, भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। भारत में 1000 पुरुष हैं, उनमें स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है यह ज्ञात किया जाता है भारत में। तो भारत में लिंगानुपात का यही सूत्र है, पुरुषों की जनसंख्या 1000 पुरुषों की जनसंख्या, उसमें स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। तो सूत्र है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या। अब कितने में ज्ञात की जाती है? 1000 में। जो भी संख्या ज्ञात करते हैं वो हमेशा ऊपर रखते हैं। तो भारत में 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये इस सूत्र का भारत में प्रयोग करते हैं। लेकिन विश्व के बहुत से देश है जो महिलाएं प्रधान है, स्त्रियां प्रधान है, जहां पर महिलाएं ज्यादा मात्रा में जाती है, तो वहां पर 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। तो भारत में इसी सूत्र का प्रयोग किया था, याद रखें, पुरुषों की जनसंख्या ऊपर स्त्रियों की जनसंख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। अब विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर लिंगानुपात है 983। विश्व स्तर पर लिंगानुपात है 983। इसका अर्थ यह है कि अगर 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, तो उन पुरुषों पर केवल 983 महिलाएं हैं। विश्व स्तर की बात करें तो 1000 पुरुषों पर केवल 983 महिलाएं हैं। मतलब विश्व स्तर पर अभी भी 17 महिलाएं पुरुषों से कम है। उसके बाद बात करें विश्व व देश, लिंगानुपात। देखो विश्व में अभी बताया मैंने 983। एशिया की बात करें, एशिया में विश्व से भी कम लिंगानुपात है 964। अफ्रीका में 999, यूरोप में 1055, लैटिन अमेरिका
1033 और उत्तरी अमेरिका में 1029, ऑस्ट्रेलिया में 1000 बिल्कुल सही है 1000। तो ये विश्व का लिंगानुपात है। विश्व स्तर की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 983, मतलब 17 महिलाएं कम है विश्व स्तर पर। एशिया की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 964। अफ्रीका की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 999, ये भी सही है। यूरोप की बात करें तो 1000 पुरुषों पर यूरोप में 55 महिलाएं अधिक है। 1000 पुरुषों पर 1055 महिलाएं हैं। वहीं लेटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका और उसके आसपास के जो द्वीप समूह के द्वीप है वो देश सभी इसमें लेटिन अमेरिका में शामिल होते हैं। तो 1000 पर 1033, 1000 पुरुषों पर लेटिन अमेरिका में 1033 महिलाएं निवास करती हैं, ये भी महिलाओं के अनुकूल है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1029 महिलाएं हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके आसपास के जो भी 14-15 देश हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया उसमें न्यूजीलैंड भी होता है, उसमें 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं, तो ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। अगर हम सारणी पर देखें तो सर्वाधिक विषम परिस्थितियां एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में 1000 पुरुषों पर केवल 964 महिलाएं हैं। 36 महिलाएं कम है 1000 पुरुषों पर। विश्व स्तर पर यह आंकड़ा 17 है, तो उससे भी विषम परिस्थितियां हैं एशिया महाद्वीप में। अब लिंगानुपात के आधार पर विभाजन। लिंगानुपात के आधार पर इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। वे देश जहां पर स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों के मामले में बहुत ज्यादा है, तो वो देश है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1055 महिलाएं, मतलब 55 महिलाएं ज्यादा पाई जाती है। ये अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश हैं। देखो इनमें कौन कौन से देश आते हैं। इसमें आते हैं पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए और कनाडा। इसमें आते हैं पश्चिमी यूरोपीय देश, अमेरिका और कनाडा। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश, यूरोप महाद्वीप में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मामले में अधिक पाई जाती है। तो पश्चिमी यूरोप मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और उसके साथ साथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है अधिक जनसंख्या, अधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अधिक
स्त्री अधिकता वाले देश। जहां पर 1000 से लेकर 1055 तक अधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जहां पर पुरुषों के मुकाबले जनसंख्या स्त्रियों की अधिक पाई जाती है। अगर 1000 पुरुष है तो वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या 1000 से लेकर 1055 तक पाई जाती है। ये अधिक स्त्री अधिकता वाले देश है। देखो इसमें कौन कौन से हैं? यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान। इन देशों में भी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले अच्छी है, अनुकूल है। पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद तीसरे स्थान पर पुरुष अधिकता वाले देश, पुरुष अधिकता वाले देश। पुरुष अधिकता वाले देश है जहां पर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 950 तक पाई जाती है। 1000 से 950 तक। पुरुष अधिकता वाले देश 1000 पुरुष है तो उनमें महिलाओं की जनसंख्या 1000 से लेकर 950 के बीच है। पुरुष अधिकता वाले देश कहलाते हैं जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, ब्राजील, ब्राजील। यहां पर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगर 1000 पुरुष हैं तो वहां पर महिलाओं की जनसंख्या 1000 से लेकर 950 के बीच होती है। मतलब पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश इसमें आते हैं। इनमें 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या 950 से भी कम पाई जाती है। और इसी अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में भारत का भी स्थान आता है। तो भारत अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में आता है। तो ये हो गया लिंगानुपात के आधार पर विश्व में स्त्री पुरुष का जो अनुपात है उसका विभाजन। हमने देखा अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में जहां पर जनसंख्या 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 1055 है। तो ये वो देश है जहां पर महिलाएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश आते हैं, अमेरिका आता है और कनाडा आता है। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये अधिकतर देश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होते हैं और जलवायु महिलाओं के अनुकूल होती है। और ये दुनिया के
जहां पर परंपराएं नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके कारण भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं होता। हमारे यहाँ पर पुरुषों की अधिकता इसलिए है क्योंकि उनको घर में ही नष्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये समस्याएं नहीं है और यहाँ पर ये कठोर प्रतिबंध होते हैं गर्भपात पर, तो इसलिए यहाँ पर स्त्रियों के अनुकूल जनसंख्या पाई जाती है, जिनमें पश्चिमी यूरोपीय देश है, अमेरिका और कनाडा इसमें आते हैं। दूसरा अधिक स्त्री अधिकता वाले देश, वे देश जहां पर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या 1000 से लेकर 1055 के बीच होती है, तो वो देश अधिक स्त्री अधिकता वाले देश कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से देश आते हैं? यूक्रेन आता है, रूस का एक भाग है, बेलारूस आता है, पोलैंड आता है, मंगोलिया आता है, कजाकिस्तान भी इसमें आता है। तो यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले जनसंख्या महिलाओं की अधिक पाई जाती है। ये दोनों भाग, पहला और दूसरा, महिलाओं के लिए अनुकूल है। तीसरा, पुरुष अधिकता वाले देश, वे देश जहां पर 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की जनसंख्या 1000 से लेकर 950 के बीच होती है, मतलब पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा होती है और महिलाओं की जनसंख्या कम होती है। ऐसे देश हैं जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, कोरिया है और ब्राजील है। यहाँ पर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और चौथा है, यहाँ पर सर्वाधिक विषम परिस्थितियां पाई जाती है, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, यहाँ पर महिलाओं का लिंगानुपात बहुत ही कम पाया जाता है। 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का लिंगानुपात 950 से भी कम होता है और इसमें भारत का स्थान भी आता है। भारत अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में आता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर भारतीय समाज में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को उच्च स्थान प्राप्त है, पुत्र प्राप्ति की लालसा में ये लिंगानुपात विषम है। उसके बाद बात करें तो जनसंख्या संगठन की, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन की बात करें तो 1800 ईस्वी में 2.5% की नगरीय जनसंख्या थी। 1800 ईस्वी में केवल 2.5% जनसंख्या ही क्या थी? नगरीय थी, जो 1960 में 35% हो गई। हम बात कर रहे हैं नगरीय जनसंख्या की, जो 1999 में 45% हो गई, 2015 में 53% और 2025 में जिसके 61% होने का अनुमान है। यह है नगरीय जनसंख्या। जनसंख्या संगठन में नगरीय जनसंख्या की बात करें कि 1800 ईस्वी के आसपास केवल नगरों में 2.5% जनसंख्या ही निवास करती थी, बाकी जो भी जनसंख्या थी वो गांव में निवास करती थी। लेकिन 1960 के आसपास 35% जनसंख्या नगरीय हो गई। वही जनसंख्या 1999 में नगरीय जनसंख्या में 45% हो गई और 2015 में लगभग 53%, मतलब 50% से अधिक विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है। वर्तमान में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है और 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। अब हम बात करते हैं विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या का वितरण। नगरीय जनसंख्या का वितरण
इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, ए ब ओ स। इसमें आते उच्च नगरीय जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या जहां पर 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय होती है, जहां पर 60% से जनसंख्या नगरीय होती है। इनमें आते हैं यूएसए, कनाडा, इसमें यूएसए का स्थान आता है, कनाडा का आता है, मैक्सिको का आता है, ब्राजील का आता है। मैक्सिको और ब्राजील। यहां पर जो कुल जनसंख्या है उसका 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उच्च नगरीय जनसंख्या लगभग 60% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं आपके एग्जाम के कॉम्पिटिशन की, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अमेरिका में पाई जाती है। और महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप के हिसाब से भी विश्व की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। दूसरा स्थान है मध्यम नगरीय जनसंख्या। मध्यम नगरीय जनसंख्या, मध्यम नगरीय जनसंख्या जहां पर 40 से लेकर 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। मध्यम नगरीय जनसंख्या में वे देश आते हैं जहां पर जनसंख्या 40% से लेकर 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। देखो कौन कौन से देश आते हैं, चीन, इंडोनेशिया, चीन, इंडोनेशिया, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला। ये ऐसे देश हैं जहां पर मध्यम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात यहां पर नगरों में रहने वाले जनसंख्या का अनुपात 40% से लेकर 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इनमें आता है चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और वेनेजुएला में जो जनसंख्या निवास करती है 40 से लेकर 60% नगरों में निवास करती है। उसके बाद न्यून नगरीय जनसंख्या, न्यून नगरीय जनसंख्या जहां पर जनसंख्या 40% से कम नगरों में निवास करती है। तो देखो इनमें कौन कौन से देश आते हैं। इनमें न्यून नगरीय जनसंख्या में जो एशिया के अधिकतर देश हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये देश न्यून नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। यहां पर जो जनसंख्या है वह नगरों में 40% से भी कम पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण है 31.2,
नगरों में निवास करती है। तो ये जो 30% थोड़ा बहुत ये दिखा है, मतलब केवल 30% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है हमारे देश की। बाकी जो भी जनसंख्या है 68.8% वो गांवों में निवास करती है। तो यह है विश्व स्तर पर जनसंख्या का संगठन की जनसंख्या कहां-कहां पर किस मात्रा में अधिक नगरीय जनसंख्या, मध्यम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद बात करें साक्षरता। साक्षरता क्या है? साक्षर कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जो पढ़ सके और पढ़ा सके या समझा सके, जो पढ़ सके और पढ़ा सके वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है। विश्व के बहुत से देश हैं जहां पर 100% साक्षरता पाई जाती है, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन। ये वो देश है जहां पर साक्षरता 100% है। इन देशों में 100% साक्षरता पाई जाती है। यहां पर 100% साक्षरता पाई जाती है। जबकि विश्व स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत 77% है। विश्व स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत है 77%। विश्व स्तर पर 100 में से 77 व्यक्ति ही साक्षर है, जबकि जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, फिनलैंड में और स्वीडन में 100% साक्षरता है। ये 100% साक्षरता वाले देश है। तो यह आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो पूरा हो गया।